हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है, 12th केमिस्ट्री आप लोग को मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारे लेसन खत्म हो गए बच्चों, फिर सिर्फ और सिर्फ एक या दो चैप्टर्स बचे हुए हैं। ठीक है, शायद दो चैप्टर्स बचे हुए हैं बच्चों। इन्हीं चैप्टर्स को खत्म करना, कंप्लीट करना मेरा ही काम है क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बच्चों। हम लोगों ने शुरू किया हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज नथिंग बट अवर एलिमेंट्स इन ग्रुप 16, 17 और 18। सही है, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 एलिमेंट जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे वो फॉर्म करते हैं, कौन कौन से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी की सारी चीजें बच्चों हम लोग इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हाँ, आप लोग को लग रहा होगा ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, पर ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है। सही है, इसके पहले भी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर किया हुआ है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले के लेसन्स नहीं पढ़े हैं, तो उन लेसन्स को भी पढ़िए। साथ ही के साथ बच्चों जो बायोलॉजी है वो पूरा का पूरा मैंने ही कंप्लीट किया हुआ है आप लोग का। सही है, तो बायोलॉजी को भी जरूर से पढ़ना। इन दोनों चैप्टर्स में अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स में अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं बच्चों, तो आप आ सकते हो इस मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। सही है, अगर आपको ये इंस्टाग्राम दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप आकर मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने मैसेजेस, जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके कंसर्न्स है, जो भी आपके फीडबैक्स है बच्चों, वो मुझ तक आप पहुँचा सकते हो इस इंस्टाग्राम पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे मुझ तक जुड़े हुए हैं, मुझसे रेगुलरली बातें करते हैं, रेगुलरली अपने डाउट्स को मेरे तक पहुँचाते हैं। सही है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो बच्चों, आप सभी जुड़ सकते हो मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे। साथ ही के साथ आप हमारे ऐप्स को जरूर से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स का जो ऐप है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आपको कोई भाई बहन होगा 8th, 7th, 9th या फिर 10th स्टैंडर्ड में, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास बच्चों इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें हम लोग बहुत सारे लेक्चर वीडियोस, टेस्ट सीरीज रन करते हैं, हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। सही है, चलेगा बच्चों? ठीक है, शुरू करते हैं आज इस लेक्चर को। दिस इज लेक्चर नंबर 2। इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। वहाँ पे मैंने आप लोग को एलिमेंट्स के बारे में बताया था, कौन कौन से एलिमेंट्स किस किस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज के इस लेक्चर में बच्चों, इस लेक्चर को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मैं चाहूँगा कि लेक्चर छोटा ही हो। इस वीडियो के अंदर बच्चों वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग बच्चों प्रॉपर्टीज की तो बात करेंगे, दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, एक एटॉमिक प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। पर उसके अंदर जितने भी एटॉमिक प्रॉपर्टीज वाले जो पार्ट्स है ना, उसको हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सही है, मैं ट्राई करूंगा एक एक चीज आपको समझा सकूं, हर एक चीज के पीछे रीजंस आपको बता सकूं, अगर कोई एक्सेप्शंस रहेंगे वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। सही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखेंगे, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, बीच में से भागेगा नहीं। सही है, एंड तक वीडियो देखेंगे। जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा उन चीज़ों को आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि आपको खुद का नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अगर आप खुद से चीज़ें पढ़ रहे हो, खुद से चीज़ें लिख रहे हो, समझ रहे हो, तो वो ज़्यादा आप लोग के लिए मेमोरेबल होगा। सही है, तो खुद के नोट्स बनाओ और शुरू करते हैं बच्चों आज के इस वीडियो को। चलें स्टार्ट करें। ठीक है, तो बच्चों लास्ट के कुछ लेक्चर्स में जहां पे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था, वहां पे मैंने आप लोगों को एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि बच्चों ये है वो एलिमेंट्स, ये है वो एलिमेंट जो आपके ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के अंदर आने वाले हैं। कौन कौन से बच्चों? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। सही है, इनमें से ये ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन देखने के लिए मिलते हैं। ये जो अपना भाई साहब ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, ये इनर्ट है, तो ये ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करता, ज्यादा अलग अलग प्रॉपर्टी शो नहीं करता। भैया ये इनर्ट है, ये स्टेबल है, इसको ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। पर जितने भी रिएक्शंस है, जितने भी आप कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो आपको इन दोनों के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। दैट्स वाई ये दोनों ग्रुप्स बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे इस लेसन के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या बात किया था बच्चों? हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था। अब शुरू करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज को पढ़ना जरा शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं। देखो, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें ना, तो बच्चों एलिमेंट्स के अंदर दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। ध्यान से सुनेंगे, एलिमेंट्स के अंदर बच्चों टोटल दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला होता है बच्चों एटॉमिक प्रॉपर्टी। सबसे पहला होगा बच्चों आपका एटॉमिक प्रॉपर्टीज। समझ रहे हो?
एटॉमिक प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीजें आती हैं। और जो दूसरा होगा दैट इज नथिंग बट योर फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर आप कह सकते हो यही फिजिकल के अंडर आता है, तो ये फिजिकल नहीं है एक्चुअली, यहां पे आएगा बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसी को ही आप फिजिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, बहुत अच्छी बात। क्या बोला मैंने, समझ में आ गया? मैंने बोला बच्चों प्रॉपर्टीज दो प्रकार की हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, हमेशा याद रखेंगे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही आप एटॉमिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, समझ में आई बात। और एक होता है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के हम लोग अंदर ज्यादा रिएक्शंस की बात करेंगे कि कितने प्रकार के इसके प्रिपरेशन होंगे, कैसे कोई इसको प्रिपेयर कर सकता है, कैसे ये आगे चल के रिएक्ट करेगा, समझ लो। तो बहुत सारे रिएक्शंस बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर होते हैं। बट अगर हम लोग बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ने मिलेगा? सबसे पहले बच्चों आप पढ़ोगे एटॉमिक साइज के बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में, ठीक है। क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा? जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा? क्या जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या कम होगा? उसकी बातें करेंगे हम लोग इस वाले टॉपिक में, सही बात है, ठीक है। उसकी बातें बच्चों हम लोग इस वाले टॉपिक के अंदर करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर नेक्स्ट होता है बच्चों आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है? इसे हम लोग आईई भी कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर मैं कितना एंथैल्पी दूं, मतलब कितना उसको हीट दूं, कितना उसको एनर्जी दूं, जिससे वो मॉलिक्यूल टूटकर आयंस फॉर्म कर दे, जिससे वो मॉलिक्यूल्स टूटकर बच्चों क्या बना ले? आयंस फॉर्म कर दे। जैसे मान लो क्लोरीन है, अब क्लोरीन इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो मैं इसको कितनी एनर्जी दूं, कितनी किलो जूल ऑफ एनर्जी दूं, जिससे आपका क्लोरीन ऐसे सेपरेट हो जाए और एक के पास पॉजिटिव आयन आए और एक के पास नेगेटिव आयन आए, मतलब यहां पे आयंस फॉर्म हो जाए। इसी को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। जिस भी केमिकल रिएक्शन में आयंस का फॉर्मेशन होता है बच्चों, उसे हम आयोनाइजेशन कहते हैं। तो यहां पे हम लोग आयोनाइजेशन किससे बना रहे हैं? इसको एनर्जी डाल के। अब आप सोचोगे सर क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया? होता है, क्लोरीन पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये हम लोग समझेंगे, कभी कभी समझेंगे आगे चल के फ्यूचर में, ठीक है। बट क्लोरीन पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों, और क्लोरीन पर भी नेगेटिव चार्ज भी आता है, क्लियर है। तो जहां पर भी आयंस फॉर्म हो रहे हैं, आप कह सकते हो बच्चों ये आयोनाइजेशन है। और इस क्लोरीन जो दो मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी हुई होगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट लगी हुई होगी, दैट इज नथिंग बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है, ओके। फिर नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, यानी थर्ड चीज, ये सेकंड है, जो हम लोग थर्ड पढ़ेंगे दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप लोग को पढ़ाते हुए भी समझाऊंगा, पर अभी ऐसा समझो, जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल्स है, एक है बच्चों आपके पास हाइड्रोजन और एक है आपके पास क्लोरीन, ठीक है। HCl आपने पढ़ा है, एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, यहां पे एक देखो, यहां पे एक बॉन्ड है। तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? दो इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दैट इज नथिंग बट अ कोवैलेंट बॉन्ड, सही बात है। अब होता क्या पता है? क्लोरीन के पास ज्यादा ताकत है, क्लोरीन के पास ज्यादा ताकत है, उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो क्लोरीन क्या कर सकता है पता है? कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ पुल कर सकता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर सकता है? अपनी तरफ खींच सकता है। इसके पास ये टेंडेंसी, इसके पास ये पावर है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे ना दिखकर बच्चों, सॉरी, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसका होना चाहिए था वो भी क्लोरीन ने क्या कर लिया? अपनी तरफ पुल कर लिया।
इस पावर को, इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर सकता है, दैट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है। एंड द लास्ट वन जो हम पढ़ेंगे, फोर्थ टॉपिक, दैट इज नथिंग बट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और एक्सेप्ट करने के बाद भी वो स्टेबल रहे। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद भी वो क्या रहे, स्टेबल रहे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसकी बहुत अच्छी होती है, तो बहुत अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। जैसे Cl-, Cl- क्या है बच्चों, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर चुका है, अपनी तरफ खींच चुका है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। समझ रहे हो? ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो इलेक्ट्रॉन जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन को खुद के अंदर समाकर स्टेबल रह सकता है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। समझ में आई बात? तो ये इतने प्रॉपर्टीज को हमें स्टडी करना है आज के इस लेक्चर में। क्या आप लोगों को इतनी बातें क्लियर है? क्या आप लोगों को इतनी बातें क्लियर है? हाँ बच्चों, क्या बच्चों समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्या बच्चों आप लोग को इतनी बातें क्लियर हैं? तो इतनी चीजें हमें आज के इस वीडियो के अंदर कवर करनी है। इस वीडियो को पॉज करो, इन चीजों को अपने बुक में लिखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पर स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि वीडियो को यहीं पे पॉज करो। वैसे भी कोई लाइव वीडियो नहीं है, तो वीडियो को पॉज कर लो, ये सारी चीज़ें आप अपनी बुक में लिख लो एंड देन वी विल प्रोसीड। कर लिया? कर लिया बच्चों? हो गया? आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव टू अवर सबसे पहला टॉपिक, दैट इज एटॉमिक साइज। ठीक है, हमें स्टडी करना है बच्चों एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडिया, आयोनिक रेडिया। क्या वो इंक्रीज होंगे, क्या वो डिक्रीज होंगे, कैसे हमें पता चलेगा? ठीक है, सबसे पहली बात, एटॉमिक रेडिया होते क्या है। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन आपको यह बताना चाहिए कि एटॉमिक रेडिया या फिर आयनिक रेडिया होते क्या है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन, मतलब मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कैसा होता है बच्चों, हाइड्रोजन 1 होता है। सही बात है, मतलब इसके पास एक प्रोटॉन होगा, इसके पास एक प्रोटॉन होगा और इसके पास एक शेल होगी जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, रिवॉल्व हो रहा है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बच्चों रिवॉल्व हो रहा है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बट क्या है एटॉमिक रेडिया है, पहला सवाल ये। तो बच्चों इस प्रोटॉन से लेकर के, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इस प्रोटॉन से लेकर के ये जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है, ये जो प्रोटॉन से लेकर के ये जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है, इसी को हम कहते हैं बच्चों आयोनिक रेडिया। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, आयोनिक रेडिया। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, आयोनिक रेडिया। समझ लो, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते रहे, अगर मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल, जैसे हाइड्रोजन में एक ही शेल है, मान लो हीलियम आ गया, ठीक है, हीलियम में भी एक ही शेल होता है, मान लो लिथियम आ गया, तो लिथियम बच्चों 2 शेल आ गए, 2 शेल आ गए। सही बात है, 2 शेल आ गए। तो अगर 2 शेल इंक्रीज हो गए, मतलब यहाँ पे एक शेल था, अब यहाँ पे मान लो एक और शेल है, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो, 2 शेल आ गया। क्लियर है? तो बच्चों जब 2 शेल आएगा तो आयोनिक रेडिया बढ़ जाएगा। मतलब हमें आयोनिक रेडिया क्या होता है, सेंटर से लेकर के, प्रोटॉन से लेकर के जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका डिस्टेंस। तो अब आपका आयोनिक रेडिया क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। अब आपका आयोनिक रेडिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि एटॉमिक साइज बढ़ गया, एटम का साइज बढ़ गया। समझ रहे हो, एटॉमिक साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ रहे हो? अब इसी चीज को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, जब आप ग्रुप में मूव करते हो, जब आप किस में मूव करते हो बच्चों, ग्रुप में मूव करते हो, मूविंग इन अ ग्रुप। म्हणजे इसका मतलब क्या बच्चों, जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, कैसे, फॉर एन एग्जांपल ग्रुप 17 का एग्जांपल ले लो, फ्लोरीन, अरे भाई साहब, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फॉर एग्जांपल, ये आपके एग्जांपल है। अब सबसे पहला आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9। जब आप इससे क्लोरीन बनाओगे तो इसमें शेल इंक्रीज हो गया,
क्लोरीन का 17 ना। तो जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन में जाओगे तो इसका एक शेल बढ़ गया, इसका एक शेल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब आप क्लोरीन से ब्रोमीन जाओगे, ब्रोमीन होता है 735, तो इसका एक और शेल इंक्रीज हो गया, मतलब शेल इंक्रीज हो रहा है। जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, एज यू मूव इन द ग्रुप यानी टॉप टू बॉटम, तो क्या आपको देखने के लिए मिलता है, आपको क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, रुको अलग कलर से लिखते हैं, आपको क्या देखने के लिए मिलता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडिया, ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो, जब आप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, मान लो पहले एक शेल था तो एटॉमिक रेडिया इतना, 2 शेल हुआ एटॉमिक रेडिया इतना, 3 शेल हुआ एटॉमिक रेडिया इतना। तो जब आप एक्स्ट्रा शेल्स ऐड कर रहे हो, टॉप से बॉटम आ रहे हो, एक्स्ट्रा शेल्स ऐड कर रहे हो उस टाइम पे बच्चों, तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एटॉमिक रेडिया बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। उस समय बच्चों क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। दिस इज द वन ऑफ द रीजन। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है मूविंग इन अ पीरियड। अब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, पीरियड 3, 4, 5, 6 ऐसे होता है ना। तो जब आप पीरियड में मूव कर रहे हो, मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। इसमें कैसे होगा, जैसे मान लो यहाँ फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के इस साइड क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन है, सही है। इस साइड क्या होता है बच्चों, आपका नियॉन होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? ठीक है। यहाँ पे कौन होगा बच्चों, आपका नाइट्रोजन होगा। यहाँ पे कौन होगा बच्चों, आपका कार्बन होगा। 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होगा ना। तो जब आप बच्चों पीरियड में मूव कर रहे हो, आप किस में मूव कर रहे हो, पीरियड में मूव कर रहे हो। इसको मैं मिटा दूं क्या, इस वाले पोर्शन को मिटा दूं। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को थोड़ी जगह चाहिए। ओके, मिटा दें, मिटा देते। इस वाले पोर्शन को मैं मिटा रहा हूं। ओके, डिलीट। इसको मैं थोड़ा सा साइड लेता हूं। ओके ओके, देखो मैंने क्या बोला, ये तो आपका टॉप टू बॉटम है। जब आप ग्रुप, ये आपका ग्रुप होता है ना, ये आपका ग्रुप है, सही है। जैसे मान लो ये ग्रुप 17 है, ये आपके पीरियड्स होते हैं, ऐसे पीरियड मूव होता है, सही है। तो ये पीरियड नंबर 2 है, फिर 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे आता है ना, समझ रहे हो, सही है। तो जब आप पीरियड में मूव कर रहे हो, मतलब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो क्या नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, मेरे को बताओ। इस कार्बन के पास 2 शेल होते हैं, क्यों? क्योंकि देखो इसका एटॉमिक नंबर है 6, सो 2 और 4, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2 और 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 और 6 ऐसे होता है ना। मतलब क्या नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुए, क्या नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुए? नहीं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हुए। इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 शेल है। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। अगर आप देखो तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। सो हमें क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, एज व्हेन यू मूव इन अ पीरियड बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बहुत सही बात है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, ध्यान से सुनेंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो इनके बीच का अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, मतलब पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 प्रोटॉन भी होगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को एक दूसरे को खींच रहे, एक दूसरे को खींच रहे, अपनी तरफ पकड़ रहे,
समझ लो, अपोजिट चार्ज है ना दोनों, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुल नहीं पुश कर रहे हैं अपनी तरफ, खींच रहे हैं अपनी तरफ, समझ लो। जब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 7 पॉजिटिव चार्ज और चार्ज बढ़ गया, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन और एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। सिमिलरली 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और अपनी तरफ पुल कर रहे हैं और अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रहे हो ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों अपनी तरफ एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं बच्चों, पुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से Z इफेक्टिव बढ़ जाता है बच्चों, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस मतलब क्या, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव वाला फोर्स बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में फोर्स इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। आजा भाई मेरे पास आजा, अब मेरे पास ज्यादा ताकत है, मेरे पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, तेरे पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, मैं धीरे खींच रहा हूं, अब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, अब दोनों एक दूसरे को एकदम तेज खींच रहे हैं कि आजा मेरे पास, तू भी मेरे पास आजा, समझ लो, जैसे मैं और आपको हाथ पकड़ लिया और हम दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, समझ लो। तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों Z इफेक्टिव, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब दो चीजें एक दूसरे को खींचती है ना, तो वो कॉम्पैक्ट होती हैं, वो क्या होता है बच्चों, कॉम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से आयोनिक रेडियाई डिक्रीज हो जाता है। जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां, मतलब जैसे मान लो एटम है ना, एटम, तो यहां पे प्रोटॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, तो इसका साइज धीरे धीरे क्या होने लगता है बच्चों, कम होने लगता है। दैट्स वाई कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव होते हो, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट घूमते हो बच्चों, उस टाइम पे आपका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है, वो क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, मैंने एकदम बेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने एकदम बेस्ट तरीके से बच्चों आपको चीजें समझाने की कोशिश की है। ओके, समझ में आ गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो Z इफेक्टिव इज नथिंग बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर किसी बच्चे को नहीं पता Z इफेक्टिव क्या है, सो इट इज नथिंग बट, कहां लिखे, यहां लिख दे, दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ गए, तो भैया अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गए, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। समझ रहे हो? अपोजिट चार्जेस है ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों को एक दूसरे को पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से साइज कॉम्पैक्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है। दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। समझ में आया क्या बच्चों? है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई साहब? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगला है बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अगला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ही हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, लिख सकते हो आप लोग, इसी को ही हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, या फिर इसी को ही हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सही है, तो इसके अलग अलग नाम हैं। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में IE, शॉर्ट फॉर्म में IP या शॉर्ट फॉर्म में IE कह सकते हो, चलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। नाउ व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी? व्हाट इज मीन बाय? इट इज जस्ट, इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखवाऊं बच्चों, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ मिनिमम मिनिमम, स्पेलिंग क्या है बच्चों, भूल जाते हैं क्या? अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ एलिमेंट, AEIOU, अच्छा ए नहीं आएगा, एन आएगा, इंग्लिश सीखा है मैंने। टू एन एलिमेंट which breaks into two
आयंस। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला? अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन एलिमेंट। एक एलिमेंट को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे वो टूट जाए, वो ब्रेक हो जाए और दो अलग अलग प्रकार के आयंस बना ले। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक चीज हमेशा याद रखेंगे, एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे बच्चों। कहां लिख दे? यहां लिख दे, कोपचे में, कोपचे में लिख दे। क्या बच्चों याद रखेंगे आप लोग कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब एटॉमिक साइज से उल्टा है, एटॉमिक साइज से उल्टा है। जितना, अब आप लोग खुद ही इमेजिन करो, जितना बड़ा एटॉमिक साइज, जितना ज्यादा बड़ा एटॉमिक साइज, जैसे मान लो यहां पे एक प्रोटॉन है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल। सही बात है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल। अब मान लो मुझे यहां पे आयंस फॉर्म करने, आयन फॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना पड़ेगा। जैसे मान लो आपका सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और Na+ बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाएगा। तो ये आयोनाइजेशन प्रोसेस हुई, इसी को हम लोग आयोनाइजेशन बोलते हैं ना। तो अगर ये काम करवाना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालना है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव वाला जो प्रोटॉन है इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज मेरे से दूर है, तो क्या हम दोनों में Z इफेक्टिव इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा? क्या हम दोनों में वो पुल करने वाली ताकत इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी? नहीं ना। अगर मेरा दोस्त दूर बैठा है तो हम दोनों में क्या अच्छे से बातें होगी? नहीं भैया, वो दूर बैठा है मेरे से। समझ लो? तो जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतना कम Z इफेक्टिव, उतना कम Z इफेक्टिव। सही बात है, उतना ज्यादा बच्चों क्या है, उतना आपको क्या करना पड़ेगा? जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतना कम आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। समझ रहे हो? और जितना पास, जैसे मान लो छोटा आयन है, जैसे मान लो एक आपका प्रोटॉन और एक ही शेल है, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन यहां पे बाजू एकदम पास पास में, तो इन दोनों के बीच में बच्चों जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। तो इसको तोड़ने के लिए मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा डालनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी जिससे ये टूटे। तो मतलब छोटा एटॉमिक साइज ज्यादा एनर्जी, बड़ा एटॉमिक साइज कम एनर्जी। दैट्स व्हाई मैंने ये लिखा है बच्चों कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अब आपको रीजन समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया। अब आप स्टेटमेंट तो खुद से लिख ही सकते हो, है बच्चों? स्टेटमेंट तो आप खुद से लिख ही सकते हो। क्या स्टेटमेंट होगा? सबसे पहला स्टेटमेंट बच्चों, मूविंग इन अ ग्रुप। जब आप ग्रुप में मूव कर रहे हो, मतलब क्या है बच्चों? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आ रहे हो, मतलब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो। जब आप ऊपर से नीचे आते हो, अभी हम लोग ने पढ़ा, जब आप ऊपर से नीचे आते हो सो नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं? इंक्रीज। सही बात है, नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं बच्चों? इंक्रीज। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो Z इफेक्टिव डिक्रीज होता है, मतलब उनके बीच का अट्रैक्शन कम होता है। Z इफेक्टिव डिक्रीज होता है, मतलब आप क्या लिख सकते हो? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IE। तो अगर बच्चों ये इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी is going to increase, is going to decrease, मतलब आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जब आप आओगे, वही जो मैंने आप लोगों को लिखाया था, समझ रहे हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, मान लो ये है। तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। सेम इसका अपोजिट किस में होगा बच्चों? व्हेन यू moving in a period, when you are moving in a period, मतलब लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, तो इन दैट सिचुएशन, इन दैट कंडीशन बच्चों क्या होगा? आपका नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होगा, नंबर ऑफ शेल डिक्रीज ही नहीं होगा, नंबर ऑफ शेल सेम रहता है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाता है बच्चों?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया मतलब Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, और अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया मतलब एटॉमिक साइज क्या हो गई, डिक्रीज, और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हुई तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पर आप लोग इसे प्लीज फुल फॉर्म में ही लिखिए अपनी बुक में, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके बच्चों आप लिख सकते हो अपनी बुक में। गुड गुड, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? ओके, अब इसका एक एक्सेप्शन है सॉरी कुछ है भाई साहब जो ये फॉलो नहीं करते। एक्सेप्शन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक्सेप्शन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने अभी क्या कहा, मैंने आपको एक रूल सुनाया, जो मैंने आपको पढ़ाया वही लिखवा रहा हूं। मैंने अभी आपको क्या बोला कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, स्पेलिंग गलत हो गई, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, यही मैंने लिखवाया अभी। ये वाला देखो, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है बच्चों इसके अंदर। पर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन देखो होना क्या चाहिए था कायदे से, ये है आपका ग्रुप, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, अब जगह नहीं है बच्चों, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, ठीक है, ग्रुप 16, 17 और 18, सही है। कायदे से होना क्या चाहिए था कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, जैसे मान लो फ्लोरीन है, जैसे मान लो नियॉन है, सही है, तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो मतलब ऐसे जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, मतलब इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए फ्लोरीन से, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए फ्लोरीन से, सही बात है ना, ऐसा अकॉर्डिंग टू रूल है बच्चों, ऐसा अकॉर्डिंग टू रूल है। पर ये रूल यहां पर इन दोनों ग्रुप्स में अप्लाई नहीं होता, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझे? रूल क्या कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे ये होना चाहिए, पर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग क्या था, रूल के अकॉर्डिंग बच्चों ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन के, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहा हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा है। पर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया बच्चों, हमने ये पाया कि ऑक्सीजन इज मोर, ऑक्सीजन हैज अ मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। ऑक्सीजन से हमको ये पता चला, ऑक्सीजन से हमको ये पता चला बच्चों कि ऑक्सीजन एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है फ्लोरीन से। और सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन की ही नहीं बच्चों, बल्कि ग्रुप 16, जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट है ना, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है किससे, ग्रुप 17 से। दिस इज बाय एक्सपेरिमेंट, दिस इज बाय एक्सपेरिमेंट, मतलब रूल फॉलो नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्शन। अब इसका रीजन पूछेंगे आप लोग कि सर ऐसा क्यों, वाई भैया, क्यों इसको इतना घमंड है, क्यों ये दोनों ग्रुप रीजन फॉलो नहीं करते? तो बच्चों इसका सिंपल सा रीजन है, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है मेरे साथ, पढ़ी है ना, लेक्चर नंबर 1 पढ़ी है ना, तो बच्चों ग्रुप 16 का जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP3, सही है। और जो ग्रुप 17 होता है बच्चों उसका होता है NS2 और NP4, सही है। अगर मैं इसका शेल ड्रॉ करूं तो S में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, NP में कितने होते हैं बच्चों, 3 शेल होते हैं, 3 शेल होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 2 3, हाफ फिल्ड हो गया। वही अगर मैं इसमें ड्रॉ करता हूं, S में 1 2 और P में कितने, 3 शेल होते हैं, तो 1 2 3 और ये आपका 4। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो p ऑर्बिटल है ना बच्चों, ये हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, टूट गया भाई, ये बड़ी मेहनत से आया है।
हाँ चलो डिस्कस करते हैं। अगर आप इसको देखोगे ना तो ये p ऑर्बिटल बच्चों हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, पर इसको देखो ये हाफ फिल्ड नहीं है, इसमें एक कंप्लीटली फिल्ड है और दो खाली पड़े हुए। तो मतलब आपकी बुक क्या कहती है, आपके साइंटिस्ट क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं बच्चों, कि जो एलिमेंट या तो हाफ फिल्ड हो, या तो हाफ फिल्ड हो या फिर फुल्ली फिल्ड हो, कंप्लीट फिल्ड हो, कंप्लीट फिल्ड लिखना चाहिए, या तो वो कंप्लीट फिल्ड हो या तो वो हाफ फिल्ड हो बच्चों, ये दोनों ही क्या होते हैं, स्टेबल। ये दोनों ही, अरे भाई साहब, ये दोनों ही बच्चों क्या होते हैं, स्टेबल। ये दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, स्टेबल। मतलब इस वाले शेल से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला है, बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड। बिकॉज ये क्या है बच्चों, हाफ फिल्ड है। NP3 क्या है, हाफ फिल्ड है। तो मतलब ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ग्रुप 17 बिकॉज ऑफ दिस थियोरी। सो भैया जो ज्यादा स्टेबल होगा उस पर उतना ही ज्यादा एनर्जी डालना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो जिस पे जितना ज्यादा एनर्जी डालोगे उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इससे ज्यादा होती है। आर वी क्लियर? समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा बच्चों कि ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल होते हैं। अगर मान लो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जैसे मान लो 18 वाला, ऐसे है ना, p वाला ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, सही है ना, ऐसे अगर होता, अगर ऐसे होता बच्चों तो ये ज्यादा स्टेबल होता, ये पूरा का पूरा स्टेबल होता भाई साहब। ठीक है, ये भाई साहब पूरे के पूरे क्या होते, स्टेबल होते हैं, इनको कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलती। सही बात है ना? ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन बच्चों ये भी स्टेबल होगा, हाफ फील्ड भी स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा, हाफ फील्ड भी स्टेबल होगा। सिर्फ ये भाई साहब स्टेबल नहीं होंगे क्योंकि ये देखो हाफ फील्ड नहीं है, ये हाफ फील्ड नहीं है। सो दैट्स व्हाई हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर ज्यादा स्टेबल। दैट्स व्हाई ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर ज्यादा स्टेबल मोर देन ग्रुप 17। इसीलिए बच्चों हम कहेंगे कि ये वाले भाई साहब ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा एक और चीज, मैंने शायद गलती से ग्रुप 16 लिख दिया है, इधर ग्रुप 15 आएगा, इधर ग्रुप 16 आएगा। हाँ अब सही होगा, सॉरी। ओके, समझ में आ गया? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी, ये रीजन आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे चले, आगे चले बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, चलेगा। जो चीज मैंने सिखाई है वो एकदम सही सिखाई है। ठीक है, जो चीज मैंने सिखाई एकदम बढ़िया सिखाई है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला भैया डिफाइन करिए, सबसे पहला भैया डिफाइन करिए। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसका डेफिनेशन ये है बच्चों, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम or element to pull an electron towards itself। जो इलेक्ट्रॉन, जो भी एटम या ये क्या बोलते हैं, एटम्स या फिर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं बच्चों, अपनी तरफ पुल कर सकते हैं। ऐसे इस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, इसके अंदर कैसे याद रखना है बच्चों इसको, कि जो Z इफेक्टिव है, जो Z इफेक्टिव है, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ रहे हो? जितना Z इफेक्टिव बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो यहां से हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्या, कौन सी लाइन बच्चों, मूविंग इन ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम। अब देखो मैं पूरा नहीं लिखवाने वाला, आपको चीजें पता है, मैं पूरा नहीं लिखवाने वाला, आपको चीजें पता है,
ठीक है, कि टॉप से बॉटम जाने में क्या होता है, शेल इंक्रीज होते हैं, शेल इंक्रीज होता है तो क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, नहीं जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, सॉरी हाँ, जेड इफेक्टिव क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। और अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो मतलब जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। सिमिलरली जब आप मूव कर रहे हो पीरियड में, जब आप मूव कर रहे हो बच्चों पीरियड में, यानी लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जब आप मूव कर रहे हो पीरियड में यानी लेफ्ट टू राइट, उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक अपोजिट, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। ये बात आप लोग याद रख लो, बहुत ईजी है, ये याद रख लो, ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर एक चीज आप रखोगे बच्चों, याद रखोगे, क्या, दैट फ्लोरीन यानी F, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है बच्चों, फ्लोरीन है। फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे दुनिया में, ये याद रखेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द दुनिया, इन द पीरियोडिक टेबल आप लिख सकते हो, या फिर इन द वर्ल्ड, नहीं वर्ल्ड मत लिखो, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक गुड, सही है, कॉपी कर लो प्लीज, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आखिरी वाले पे चले, आखिरी वाला भी बच्चों बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब यही है कि कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मतलब खुद के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल के भी स्टेबल रहे, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। नाम में देखो समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितनी एनर्जी लगी, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितनी एनर्जी लगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और सेम है बच्चों ये भी, इसका भी आपको फंडा वही याद रखना है कि आपका जो Z इफेक्टिव है, जो आपका जो Z इफेक्टिव है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपको वही सारे रीजन लिखने, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव कम हो रहा है, मतलब ये भी क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, वही लिखना है बच्चों आपको हर जगह, समझ रहे हो। तो कैसे लिखोगे आप लोग, कैसे लिखोगे, when we moving in group, when we moving in group यानी टॉप टू बॉटम, ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे, इन दैट सिचुएशन क्या होगा बच्चों, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो Z इफेक्टिव डिक्रीज होगा, Z इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी, सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और Z इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी। और दूसरा क्या होगा, सेम वाइस वर्सा, इसका अपोजिट, मूविंग इन पीरियड, जब आप पीरियड में मूव कर रहे हो मतलब लेफ्ट टू राइट, तो यही सारी चीजें आपको अपोजिट में लिखनी है। और लास्ट में आपको क्या लिखना है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इंक्रीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन, यही सारी चीजें आपको अपोजिट में लिखनी है। एटॉमिक साइज कम होता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ये भी बढ़ता है, बस ये आपको लिखना है, समझ में ये बात, ठीक है। एक लाइन आपको और याद रखनी है बच्चों, इसके अंदर ध्यान से सुनेंगे, आपको एक लाइन और याद रखनी है कि जो आपका ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 है,
group 16 and group 17 have negative electron gain enthalpy, electron gain enthalpy। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। वहीं एक और पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों कि जो आपका ग्रुप 18 है, कौन बच्चों? ग्रुप 18 that have group 18 have positive electron gain enthalpy। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप सभी बच्चे ले लें। क्लियर है? समझ में आ गया? सो आई होप बच्चों जितनी चीज़ें मैंने आज आपको समझाई हैं, पढ़ाई हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे सॉरी, ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिए, ठीक है। हमारे चैनल पे आके सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, अच्छे कमेंट कर देना। कोई डाउट रहेगा तो इंस्टाग्राम पे आ जाना बच्चों, वहाँ पे फॉलो भी कर लेना। तो मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसी एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।